नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जैसा कि आपको स्क्रीन पर मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से संबंधित टॉपिक पर चर्चा होगी। इस एक्ट से संबंधित जितने भी MCQ बनते हैं, जहां कहीं भी जुडिशियरी के सिलेबस में या कोई भी परीक्षा है जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिलेबस में है, उसके लिए ये लेक्चर बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हमने फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट जितने भी MCQ बन सकते थे उन सारे MCQ को कलेक्ट किया है और आपके लिए मैं पेश कर रहा हूं। तो इसमें आपको इस सेशन को ज्वाइन करिए, MCQ सॉल्व करिए और एक ही लेक्चर के अंतर्गत पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट कर जाइए। तो कोमल तिवारी गुड इवनिंग, अजय कुमार गुड इवनिंग, रंजना गुड इवनिंग, सबको जितने भी लोग हैं सबको गुड इवनिंग है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करेंगे आज के लेक्चर को। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, मैं ये भी बता दूं बच्चों को कि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट के, जैसे CPC है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है और संभवतः पार्टनरशिप एक्ट अभी हमने कल कराया था, हमने CRPC करा दिया है, CPC करा दिया है। तो बहुत सारे एक्ट मैंने MCQ करा दिए हैं और सेलेक्टेड हैं और 500-700 प्रश्न उसमें से हैं जो मेजर है। तो उसको आप लोग कर डालिए अगर आप उस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो। चलिए, तो आज का हम लोगों का जो पहला प्रश्न होगा, ये पहला प्रश्न होगा कि माल विक्रय अधिनियम यानी वही सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक सेकेंड, गुड इवनिंग अफरोज। तो माल विक्रय अधिनियम 1930 प्रवर्तन में कब आया है, कब लागू हुआ था? तो ये 1 जुलाई 1930 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 1930 को ये लागू किया गया था। 1 जुलाई जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की भी आप लोग डेट देखते होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(6) के अंतर्गत भावी माल का क्या अर्थ है, यानी फ्यूचर गुड्स का क्या माल है? जो माल अभी अस्तित्व में नहीं है, और निर्धारित माल, निर्धारित माल के विशिष्ट माल। ये भावी माल की क्या परिभाषा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव चौबे नमस्ते। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, ये 2(6) में भावी माल की परिभाषा है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा माल विक्रय अधिनियम 1930 के 2(7) के अंतर्गत माल है? देखा, वहां माल था यानी भावी माल था यानी फ्यूचर गुड्स, और 2(7) में गुड्स को डिफाइन किया गया है। तो गुड्स के अंतर्गत क्या आता है कि जमीन से जुड़ी हुई वस्तुएं जिनको विक्रय से पहले अलग करने का करार हो गया है, जमीन का हिस्सा बनने वाली वस्तुएं जिनको विक्रय से पहले अलग करने का करार हो गया है। या तो ये, या तो बी, न तो ए और न तो बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो ए या तो बी। माल के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जिस समय उसको सेल करना है उस समय उसे अलग करने का करार कर लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हो जाएगा हम सबका। ये है आपका अगला प्रश्न कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 2(7) के अंतर्गत माल से तात्पर्य है एक्शनेबल क्लेम, मनी, ए और बी दोनों, न तो ए और न तो बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसके अंतर्गत अनुयोज्य दावा भी नहीं आता और मनी भी नहीं आती, उसके अलावा जितनी भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी होती है सब माल होती है। लाडली नमस्ते। ठीक है, नेक्स्ट, कैविएट इम्टर का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को भी करना है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 घंटे का सेशन, 1 घंटे के सेशन में हम लोग सिर्फ 7-8 अरे 25-30 क्वेश्चन ही कर पाए। कैविएट इम्टर का क्या अर्थ है? माल त्रुटि रहित होना चाहिए, माल का स्वामित्व विक्रय के पश्चात हस्तांतरित होता है, क्रेता सावधान रहे, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल, ये तो बताने की बात नहीं है। कैविएट इम्टर
क्रेता सावधान रहे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बिक्री का संविदा की गर्भित शर्त नहीं है। गर्भित समझते हैं ना, इम्प्लाइड कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। हक की शर्त, वर्णन की शर्त, किसी भी भार से मुक्त की शर्त, कि नमूने की शर्त। कौन सी गर्भित शर्त नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कैविएट इम्प्टर का अर्थ है, कोई बात नहीं, जैसे एक आइडिया लग जाती है ना, जब आप पहली बार भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उसमें एक आइडिया लग जाती है, और जब आप कोई चीज उठा के वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब तो आपको पढ़ना आसान हो जाता है। कैविएट इम्प्टर का क्रेता सावधान रहे, थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एक अदत्त विक्रेता अनपेड सेलर माल धारणाधिकार अधिकार का प्रयोग ले सकता है। धारणाधिकार, राइट टू लियन का प्रयोग किस पर्पज के लिए लेता है? माल के मूल्य के लिए, कि संग्रह के खर्च के लिए, कि कोई भी विधिक खर्च के लिए, कि उपयुक्त सभी के लिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माल के मूल्य के लिए। जो लियन का प्रयोग करता है ना, वो माल के मूल्य के लिए लियन का प्रयोग करता है, और किसी पर्पज के लिए लियन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि अदत्त विक्रेता माल को रास्ते में रोकने के अधिकार को उपयोग में ले सकता है जब खरीदार दिवालिया हो जाए, मूल्य चुकाने से मना कर दे, कपट पूर्वक कार्य करे, उपयुक्त सभी। क्या है? सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, जब क्रेता दिवालिया हो जाए तब वो माल को रास्ते में ही रोकने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट कर लेते हैं अगला प्रश्न कि माल विक्रय अधिनियम 1930 का क्या उद्देश्य है? माल के विक्रय को विनियमित करना, कि माल के विक्रय से संबंधित विधि को परिभाषित करना, कि दोनों, कि माल विक्रय से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना? क्या इसका उद्देश्य है? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय माल विक्रय अधिनियम लागू हुआ था 1 जून 30 को, कि 1 जनवरी 31 को, कि 1 जुलाई 1930 को, कि 1 जनवरी 1930 को? माल विक्रय अधिनियम कब लागू किया गया था? अभी थोड़ी देर पहला प्रश्न आज का हम लोगों का यही था, 1 जुलाई 1930 को। वेरी गुड लाडली। अब बताइए क्रेता यानी बायर को कहां परिभाषित किया गया है? 2.1 में, कि 2.2 में, कि 2.3 में, कि 2.4 में? क्रेता को कहां परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर 2.1 में हो जाएगा। क्रेता कहां परिभाषित है? 2.1 में। अब यही पूछ दे विक्रेता कहां परिभाषित है, तो 2.13 में होगा। क्रेता यहां पर है, विक्रेता जो है बहुत दूर है यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भावी माल यानी फ्यूचर गुड्स का तात्पर्य ऐसे माल से है जो संविदा के बाद बनना है, जिसे विक्रेता को संविदा के बाद प्राप्त करना है। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। भावी माल, उपयुक्त दोनों। भावी माल परिभाषित कहां है? सेक्शन 2 के क्लॉज नंबर 6 में। माल के अंतर्गत यानी गुड्स के अंतर्गत आता है हर प्रकार की जंगम संपत्ति, हर प्रकार की स्थावर संपत्ति, धन, इनमें से कोई नहीं। क्या सही है? हर प्रकार की
मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो गुड्स कहलाती है, लेकिन उसमें मनी नहीं आता, उसमें एक्शनेबल क्लेम नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि जब कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, कोई व्यक्ति दिवालिया तब कहा जाता है जब वह कारोबार के साधारण क्रम में वो अपने ऋण का भुगतान करना बंद कर देता है, देय हो जाने पर अपने ऋण अदा नहीं कर सकता। उक्त दोनों स्थितियों में इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ, यहां पर ध्यान रखिएगा कि दिवालिया का संभवतः मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन सेक्शन 28 में दिवालिया को परिभाषित किया गया होगा यहां इस एक्ट के अंतर्गत। बाकी जगह जो इंसॉल्वेंट होता है, कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट तब होता है ना जब उसको कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है, लेकिन इस एक्ट के पर्पज के लिए कोई अपना ऋण को चुकाना बंद कर देता है तो वो इंसॉल्वेंट इस एक्ट के पर्पज के लिए होता है। माल की क्वालिटी के अंतर्गत आती है उसकी स्थिति, उसकी दशा, उसकी स्थिति या दशा भी इसमें से कोई नहीं। माल की क्वालिटी के अंतर्गत क्या आता है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, उसकी स्थिति और उसकी दशा। हाँ बिल्कुल, बिहार में आता है, और बिहार में आते हैं तो अच्छे प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ फाइटर से पढ़े और आ गया। ये सब क्वेश्चन जो होंगे, ज्यादातर इसमें से प्रश्न ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, काल्पनिक नहीं है। माल विक्रय अधिनियम पूर्ण नहीं है, इस पर लागू होंगे। माल विक्रय अधिनियम पूर्ण है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के सामान्य सिद्धांत, भागीदारी अधिनियम के, माल विक्रय अधिनियम के, संविदा अधिनियम के। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चाहे भागीदारी अधिनियम हो, चाहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, जहां कहीं भी किसी बात को स्पष्ट करना होता है तो हम अपनी डिक्शनरी खोजते हैं। डिक्शनरी मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है ना, ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जो जनरल प्रिंसिपल हैं वो इसमें लागू होते रहते हैं। नेक्स्ट, विक्रेता से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो माल का विक्रय करता है, माल के विक्रय करने का करार करता है, या माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो सही हो जाएगा कि माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है वो विक्रेता कहलाता है। नेक्स्ट है, अधिनियम की धारा 4 परिभाषित है। विक्रय परिभाषित है कि विक्रय का करार परिभाषित है कि करार परिभाषित है कि विक्रय और विक्रय करने का करार परिभाषित है? धारा 4 में क्या परिभाषित है? विक्रय और विक्रय करने का करार, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये सेक्शन 4 में डिफाइन है। यही मैं बताने जा रहा था, तब से यही आ ही गया कि विक्रय तथा विक्रय करने के करार में अंतर है। विक्रय लोक लक्षी होता है जबकि विक्रय का करार व्यक्ति लक्षी। विक्रय में विशिष्ट अनुपालन के लिए वाद लाने का अधिकार प्राप्त होता है जबकि विक्रय के करार में ऐसा नहीं है। क्रेता केवल संविदा भंग के लिए नुकसान प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त दोनों सही है, केवल बी सही है। दोनों सही है। ठीक है, विक्रय लोक लक्षी होता है जबकि विक्रय करने का करार जो होता है वो व्यक्ति लक्षी है, और उसमें उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी वाद लाया जा सकता है, लेकिन इसमें केवल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विक्रय तथा विक्रय का करार को परिभाषित किया गया है? धारा 4 में कि धारा 1 में कि 4(2) में कि 4(3) में कि 4(4) में? विक्रय तथा विक्रय के करार को कहां परिभाषित किया गया है? विक्रय का करार 4(3) में। आगे बढ़े, आपका ये प्रश्न है। मैंने इस चीज को बहुत महसूस किया है कि ये छात्रों के साथ बड़ी असुविधा होती है, तो इसी वजह से मैंने ये लिया है कि जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं एक एक एक्ट, चाहे वो यूपी बिहार कहीं का हो, एक एक एक्ट पर एमसीक्यू में सॉल्व करा जाऊंगा, इतने जितने कि आपको अगर कुछ भी ना पढ़े हो बेयर एक्ट वगैरह तो भी आप 50% से ज्यादा प्रश्न करके आए। और अगर आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं तब, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू से कोई परीक्षा नहीं निकलती, रिवीजन का काम होता है इससे, और आपको पता चलता है कि प्रश्न आते कैसे हैं, एग्जामिनेशन कहां कहां से आते हैं। तो जहां माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अंतरित होती है, वह संविदा कहलाती है विक्रय का करार, कि विक्रय तथा विक्रय का करार दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको कहते हैं विक्रय, क्योंकि जब माल में की संपत्ति क्रेता को अंतरित हो जाती है तो विक्रय है, अंतरित करने का करार होता है कि भविष्य में होगा तो वो विक्रय का करार होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। नेक्स्ट है कि वह माल जो विक्रय की संविदा का विषय होगा, वर्तमान माल हो सकेगा, भावी माल हो सकेगा, उपयुक्त दोनों हो सकेगा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकेगा? दोनों हो सकेगा, वर्तमान भी हो सकता है और भावी माल का भी विक्रय हो सकता है। नहीं, आपको मान लीजिए हो सकता है ज्यादा फायदा करे, लेकिन ये फायदेमंद जो होगा वो हर स्टूडेंट के लिए होगा। जो पढ़ चुका है ना उसके भी रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है कि 1 घंटे उठाएगा और पूरा रिवीजन हो जाएगा। अभी हम लोग मान लीजिए हैं, जो रिकॉर्डेड देखेगा वो तो स्पीड तेज करके देखेगा ना, यूट्यूब ने ये सुविधा तो दे रखी है। माल विक्रय की संविदा के आवश्यक तत्व हैं 2 पक्षकार, माल संविदा की विषय वस्तु, माल में संपत्ति का अंतरण, इनमें से सभी। सब 2 पक्षकार भी होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए और ऑल दी अबव होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, वारंटी एक ऐसा निबंधन है जिसका पूर्णतः पालन होना चाहिए। यदि इसका पालन न हो तो क्रेता नुकसानी के लिए वाद नहीं ला सकता, नुकसानी के लिए वाद ला सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल समझौता कर सकता है। देखिए 2 प्रकार की चीजें इस एक्ट में होंगी, एक वारंटी और एक कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन और कंडीशन का मतलब होता है ना, उसके लिए उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, उसका पालन तो आपको हर हालत में करना ही करना है, नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आपने संविदा को भंग कर दिया। और वारंटी ऐसी चीज होती है जिसका पालन न करने पर कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी, नुकसानी के लिए वाद लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि माल विक्रय के लिए क्रेता तथा विक्रेता भिन्न भिन्न व्यक्ति होने चाहिए, परंतु इस नियम के अपवाद हैं। नीलाम विक्रय, किसी डिक्री का निष्पादन, आंशिक स्वामियों के मध्य विक्रय के उपयुक्त सभी। सभी सामान्यतः होता है कि बेचने वाला अलग, खरीदने वाला अलग, लेकिन इन परिस्थितियों में बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों सेम हो सकते हैं। गुड इवनिंग भीम, गुड इवनिंग। आप ये देखिए, अगला प्रश्न है आपका, विक्रय की संविदा हो सकेगी लिखित या मौखिक, अंशतः लिखित और अंततः मौखिक, पक्षकारों के आचरण से विवक्षित हो सकेगी, उपयुक्त सभी। विक्रय की संविदा कैसी होनी चाहिए?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लिखित मौखिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखित अंततः लिखित अंततः मौखिक भी हो सकती है, आचरण से भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, ये देखिए आपका अगला प्रश्न कि जहां संविदा विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है, वहां यदि विक्रेता के ज्ञान के बिना वह माल उस समय जब संविदा की गई थी नष्ट हो गया था या इतना नुकसानग्रस्त हो गया था कि वह संविदा में के अपने वर्णन के अनुसार नहीं रह गया था, तो संविदा क्या हो जाएगी? शून्य की वैध की शून्य करड़ी की, इनमें से कोई नहीं। संविदा हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट, विक्रय के पूर्व किंतु विक्रय के करार के पश्चात माल नष्ट हो जाने का प्रभाव कौन सी धारा में बताया गया? विक्रय के पूर्व परंतु विक्रय के करार के पश्चात माल नष्ट हो जाने का प्रभाव कौन सी धारा में है? यह है धारा 8 में, ऑप्शन नंबर ए। ये अगला प्रश्न है कि शर्तों तथा वारंटियों के संबंध में उपबंध है धारा 11-12 में कि 11 से 13 में कि 11 से 17 में कि 11 से 18 में? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 से 17 में। शर्त और वारंटी, अभी हम कह रहे थे ना कंडीशन और वारंटी के बारे में, प्रोविजन, तो समझ लीजिए हो सकता है आगे प्रश्न 9 भी आए। तो कंडीशन और वारंटी में यही अंतर है कि कंडीशन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी होती है, वारंटी जो होती है उतनी जरूरी नहीं होती। मतलब कंडीशन को ब्रीच करने पर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म करने का अधिकार रखता है और कंपनसेशन भी ले सकता है। वारंटी के ब्रीच करने पर कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है? केवल कंपनसेशन ही लिया जा सकता है। नेक्स्ट, आपका अगला प्रश्न है ये, पक्षकारों द्वारा लगाई गई शर्तों तथा वारंटियों के अतिरिक्त कुछ शर्तें विधि द्वारा विवक्षित होती, वे कौन सी? हक या स्वामित्व के बारे में विवक्षित शर्तें, वर्णनानुसार विक्रय, नमूने के अनुसार विक्रय, उपयुक्त सभी। सब चीजें होती हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हक और स्वामित्व के बारे में विवक्षित, वर्णनानुसार जब विक्रय किया जा रहा है तो वर्णन के अनुसार होगा माल, नमूने के अनुसार विक्रय किया जा रहा है तो नमूने के अनुसार भी होगा माल। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको 14 में मिल जाएंगी, सेक्शन 15 में मिल जाएंगी और सेक्शन 17 में मिल जाएंगी। ये सारी बातें आपको 3 धाराओं में। गुड इवनिंग संगीता जी, गुड इवनिंग। वारंटी को कहां परिभाषित किया गया है? सेक्शन 12(1), 12(2), 12(3) की 13 वारंटी को कहां डिफाइन किया गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12(3) में। कंडीशन पूछे तो 12(2) में, 12(2) में कंडीशन और 12(3) में वारंटी। कंडीशन कहां आ गई? कंडीशन को परिभाषित कहां किया गया है? 12(1), 12(2), 12(3), 12(4। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये आ जाएगा 12(2) में। अभी जस्ट बात हुई थी हम लोगों की कि 12(3) में हो जाएगा वारंटी और 12(2) में हो जाएगा कंडीशन। कंडीशन को ब्रीच होने पर जो पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार है, क्या कर सकता है? संविदा को समाप्त कर सकता है, संविदा को समाप्त नहीं कर सकता, तो दोनों की कोई नहीं। अभी हम बता रहे थे ना कि कॉन्ट्रैक्ट को ही समाप्त कर सकता है।
कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है, लेकिन वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त नहीं कर सकता, बेचारा खाली कंपनसेशन ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कंडीशन के ब्रीच करने पर। किस धारा में यह बताया गया है कि शर्त कब वारंटी मानी जाएगी? सेक्शन 11, 12, 13 की 12 कंडीशन कब वारंटी हो जाती है? ये कौन सी धारा में? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। कंडीशन कब वारंटी हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 13। नेक्स्ट है, वारंटी के भंग पर क्या होगा? संविदा का खंडन नहीं किया जा सकता, केवल भंग के लिए प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है। मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूं? उपयुक्त दोनों सही है, संविदा का खंडन किया जा सकता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, खंडन नहीं किया जा सकता वारंटी के ब्रीच पर, कंपनसेशन लिया जा सकता है, और कंडीशन के ब्रीच पर कॉन्ट्रैक्ट को ही समाप्त किया जा सकता है। यह है आपका अगला प्रश्न। विक्रय की प्रत्येक संविदा में यह विवक्षित शर्त रहती है कि विक्रेता को विक्रय करने का अधिकार है, किंतु किन परिस्थितियों में ऐसा अधिकार नहीं होता? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। जब वह बेचे जाने वाले माल का स्वामी न हो, वह स्वामी तो हो परंतु कुछ कारणवश उसे माल को बेचने का अधिकार न हो, उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में। नेक्स्ट है कि जहां संविदा वर्णनानुसार माल के विक्रय के लिए हो, वहां यह विवक्षित शर्त रहती है कि माल वर्णन के अनुरूप होगा। यह उपबंध धारा 14 में है कि 15 में है कि 16 में है कि 17 में है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेक्शन 15। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट कर लेते हैं, नमूने के अनुसार विक्रय का उपबंध कहां है? अभी वर्णनानुसार विक्रय था, एक बार नहीं, एक से अधिक बार आप भगा भगा के वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपने पहले से पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, तो इसको भगा भगा के थोड़ी सी स्पीड तेज करके आप देख लिया करिएगा। तो नमूने के अनुसार विक्रय वाली बात कहां है? 16 में कि 17 में कि 18 में कि 19 में? नमूने के अनुसार विक्रय हो जाएगा 17 में, वर्णनानुसार विक्रय 15 में था, नमूने के अनुसार विक्रय 17 में, कि नमूने के अनुसार ही होगा बल्क। नेक्स्ट, कि नमूने के अनुसार विक्रय के लिए संविदा की दशा में यह विवक्षित शर्त रहती है कि माल प्रपुंज क्वालिटी में नमूने के सदृश होगा, कि क्रेता को माल के प्रपुंज नमूने से मिलान करने का युक्त अवसर हो, कि माल उसे अवाणिज्यिक बना देने वाली किसी ऐसी त्रुटि से मुक्त होगा जो नमूने की परीक्षा से प्रकट नहीं होती हो। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। जब नमूने के अनुसार बेचा जाएगा तो नमूना को असली से मिलाने का अवसर मिलना चाहिए, नमूना बल्क के हिसाब से होगा, और उसके अलावा किसी प्रकार की उसमें कमी ऐसी नहीं होगी जो दिखाई न देती हो, और औलादेबल, तो इसका मतलब औलादेबल। ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिए कि कैविएट इम्प्टर का सिद्धांत कौन सी धारा में? 16, 17, 18 की 15? कैविएट इम्प्टर, कैविएट इम्प्टर जो होगा सेक्शन 16 में होगा, क्रेता सावधान रहे। उसके हालांकि बहुत सारे अपवाद भी हैं सेक्शन 16 में, लेकिन है ये नियम 16 में। क्रेता सावधान के सिद्धांत जो है उसका अपवाद क्या है? क्रेता के प्रयोजन की योग्यता के बारे में विवक्षित शर्त, वाणिज्यिक क्वालिटी के बनाने के बारे में विवक्षित शर्त, क्रेता द्वारा माल की परीक्षा कर लेने पर, उपयुक्त सभी। क्रेता के सावधान के नियम का अपवाद क्या है? ये अपवाद हो जाएंगे, अभी हमने जस्ट कहा था कि इसके बहुत सारे अपवाद हैं,
तो ये सारे इसके अपवाद हैं। कि ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आप मिल्क बेचते हैं, मिल्क का पाउडर बेचते हैं, तो अब कोई भले बॉटल देख रहा है, लेकिन अब उसको कैसे पता चल सकता है कि उसमें कोई हानिकारक तत्व है कि नहीं है? तो जो चीजें पता नहीं लगाई जा सकती उसके बारे में विवक्षित शर्त रहती है। क्रेता एवं विक्रेता के मध्य संपत्ति अंतरण के लिए यह आवश्यक है कि माल अभिनिश्चित न हो, माल अभिनिश्चित कर दिया गया हो, उपयुक्त दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। क्रेता एवं विक्रेता के मध्य अंतरण के लिए क्या आवश्यक है? कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये आंसर मिल जाएगा, माल अभिनिश्चित कर दिया गया हो। ये है आपका अगला प्रश्न कि संपत्ति अंतरण, संपत्ति तब अंतरित होती है जब अंतरण करने का आशय हो, पक्षकारों के आशय को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाए। संविदा के निबंधन, कि पक्षकारों का आचरण, के मामले की परिस्थितियां, की ऑल ऑफ द अबव। प्रपुंज का मतलब होता है बल्क, ठीक है, बल्क समझते हैं ना, जैसे आप चावल खरीदने जाते हैं तो नमूना ही ना देखते हैं, नमूना देखते हैं कि ये वाला चावल है मैडम। अब जो बोरा खरीद के आप ले जाते हैं तो वो उस नमूने के अनुसार होगा, उसी को हम प्रपुंज कहते हैं, यानी बल्क माने संपूर्ण जो संपत्ति। हाँ, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जब तक संपत्ति अंतरित नहीं हो जाती, माल का जोखिम क्रेता के पास होता है, विक्रेता के पास होता है, कि दोनों के पास होता है, कि किसी के पास नहीं? किसके पास होगा? जब तक अंतरित नहीं हो जाती तब तक जोखिम विक्रेता के पास ही होगा। एक पूछ देता है आपसे ना, सेक्शन पूछ देता है कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, यानी रिस्क जोखिम प्रथम दृष्टया माल के स्वामित्व के साथ या माल के साथ संक्रांत होता है। ये कौन सी धारा पर? तो ये नियम आपको सेक्शन 26 में मिल जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत हो जाती है, ये सिद्धांत कौन सी धारा में? 26 में, कि 27 में, कि 28 में, कि 29? अब इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है। सेक्शन 26 में जोखिम प्रथम दृष्टया माल के साथ संक्रांत होती है। नेक्स्ट है, सामान्य सिद्धांत यह है कि जोखिम संपत्ति तथा जोखिम साथ साथ रहते, परंतु माल को दूर के स्थान पर परिदत्त किया जाना इसका एक अपवाद है जो निहित है 40 में, 42 में, कि 41 में, कि 43 में। ये एक अच्छा प्रश्न है। तो अपवाद कहां है? सेक्शन 40, ऑप्शन नंबर ए। तुक्का लग रहा है, कोई बात नहीं, तुक्का भी अच्छी बात है, गलत भी होता है वो भी अच्छी बात है। गलत होता है तो हमको याद आ जाता है कि ये देखो ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया यार, और तुक्का लग जाता है तो वो भी बड़ा प्रिविलेज में रहता है कि अरे ये तो हमने तुक्का मारा, सही हो गया। तो ये आपका है, ये अच्छा प्रश्न है जो जनरली नहीं मिलता है। सामान्य सिद्धांत कि संपत्ति तथा जोखिम साथ साथ रहते हैं। हाँ, इसके अपवाद हैं, संविदा के पक्षकार अपने करार द्वारा जोखिम संपत्ति को पृथक कर सकते हैं। बी है कि जहां विक्रेता अपनी ही जोखिम पर उसका परिधान उस स्थान से भिन्न स्थान पर करने का करार करता है। दोनों और कोई नहीं, आराम से बता सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ये एग्रीमेंट किया जा सकता है, करार किया जा सकता है। और एक तो इसका अपवाद और भी है जो इसमें नहीं लिखा है, परिधान करने में विलंब, कि अगर डिलीवरी करने में विलंब जिसकी वजह से हो रहा है,
जोखिम उसके पास चला जाएगा। है जैसे कि खरीदने वाला कह रहा है कि यार अभी हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं है, तो आप ही रखे रहिए, हम बाद में ले लेंगे आपसे। अब जब स्वामित्व तो इसके पास चला गया है, तो इसके बाद रिस्क भी अगर इस तरीके से है तो उसके पास चला जाएगा। तो ये भी एक अपवाद है, एग्रीमेंट कर लेना या डिलीवरी करने में जिसकी गलती की वजह से लेट हो रहा है, और तीसरी स्थान पर है कि कहीं और अगर डिलीवरी करना है तो उसमें जोखिम में भी वो नियम लागू नहीं होता। सामान्य सिद्धांत यह है कि केवल वैध स्वामी ही स्वत्व का हस्तांतरण कर सकता है। यह सिद्धांत कौन सी धारा में है? 27 में, 28 में कि 29 में कि 30 में? कि कोई वैध स्वामी ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ये जो आप लोग अक्सर ये सूत्र पढ़ते हैं ना, एक सूत्र पढ़ते होंगे, नेमो डाट क्वाड नॉन हैबिट। नेमो डाट क्वाड नॉन हैबिट, इसकी उत्पत्ति यहीं से होती है। सेक्शन 27 है कि कोई व्यक्ति अपने से बेहतर हक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और इसके अपवाद आप बहुत जगह पढ़ते होंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी सेक्शन 41 पढ़ते होंगे, सेक्शन 43 बहुत अपवाद है, बहुत जगह मिलता है। लेकिन ये जो सूत्र है ना, नेमो डाट क्वाड नॉन हैबिट, आया कहां से? तो यही सेक्शन 27 ही, कोई व्यक्ति अपने से बेहतर हक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और जब वही 27 में ये रूल बताया जाएगा, 27 के प्रोविजो में, 28 में, 29 में, 30 में, इसके बहुत सारे अपवाद यहीं पे बता दिए जाएंगे इसी एक्ट में। देखिए आया ना वही बात कि कोई भी व्यक्ति उससे अच्छा हक जो उसके पास है स्वत्व अंतरित नहीं कर सकता। माने नेमो डाट क्वाड नॉन हैबिट के सिद्धांत पर आधारित कौन सी धारा है? धारा 27। कोई सवाल नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेमो डाट क्वाड नॉन हैबिट के सिद्धांत का अपवाद है निबंध का सिद्धांत, वाणिज्यिक एजेंट द्वारा विक्रय, संयुक्त स्वामियों में से किसी एक द्वारा विक्रय, उपयुक्त सभी। बस बेचारा 27 में नियम क्या बता दिया, सेक्शन 27 में ये नियम, उसके अपवाद ही भी हो जाते हैं। स्टोपेल का रूल जो है कमर्शियल एजेंट द्वारा है, मर्केंटाइल एजेंट द्वारा सेल होगा, जो ज्वाइंट ओनर यानी को ओनर द्वारा अगर में से एक सेल करता है तो ये ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ये बताइए कि क्रेता और विक्रेता के कर्तव्य कहां है? 31 में कि 32, 33, 34? सेलर और बायर की ड्यूटी कहां है? सेक्शन 31 में। भाई दोनों का क्या कर्तव्य है? कि क्रेता का कर्तव्य है कि वो कीमत दे उसकी, विक्रेता का कर्तव्य है कि उस माल का परिधान करे। सबसे बड़ा कर्तव्य तो यही होगा ना। परिधान के प्रकार हैं वास्तविक परिधान, प्रतीकात्मक परिधान, आन्वनिक या प्रलक्षित परिधान के उपयुक्त सभी। परिधान के क्या प्रकार है? ये सभी हो जाएंगे, वास्तविक भी, प्रतीकात्मक भी, कंस्ट्रक्टिव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परिधान विषयक नियम प्रावधानित हैं सेक्शन 34 में, सेक्शन 35 में, सेक्शन 36 में, सेक्शन 37 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 36 में। इसी में बताया गया है कि परिधान का स्थान क्या होगा, परिधान का समय क्या होगा, ये सारी चीजें सेक्शन 36 में ही। और किस्तों में परिधान, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि किस्तों में परिधान के संबंध में उपबंध कौन सी धारा में है? 30 में कि 35 में कि 37 में कि 38 में?
किस्तों में परिदान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 38। अब इसमें 38 क्या कहता है कि जो बायर है ना, अगर उसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है तो वो किसी भी माल की डिलीवरी को इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। भैया उसने खरीदा है ना, तो उसको एक मुश्त अगर चाहेगा तो मिलेगा, या तो वो चाहता ही है कि हमको इंस्टॉलमेंट में मिले तो इंस्टॉलमेंट में, अन्यथा अगर बात एक मुश्त करने की हुई है तो इंस्टॉलमेंट में माल को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात सेक्शन 38 में बताई गई। वाहक या घाटवाल को परिधान के संबंध में उपबंध हैं 39 में कि 38 में कि 40 में कि 41 में। वाहक या घाटवाल को परिधान के संबंध में उपबंध हैं सेक्शन 39। क्यों 39 में आपको लगाना चाहिए था? क्योंकि अभी आपने 38 के बारे में पढ़ा ना कि क्या चीज है 38 में। परिधान के संबंध में नियम बताया गया, अरे परिधान के संबंध में 36 में बताया गया। 38 के बारे में क्या बताया गया था कि किस्तों में परिधान लेने के लिए उस बाध्य नहीं। 40 में आपने देखा था, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले 40 में पढ़ा था। और एक चीज वो है 39 और 41 में आपको कंफ्यूजन था। 39 में है वाहक या घाटवाल को परिधान के संबंध में प्रावधान। वैध प्रतिग्रहण के लिए आवश्यक है कि क्रेता को युक्तियुक्त मूल्य दिया जाए, उचित मूल्य दिया जाए, माल का निरीक्षण करने का अवसर दिया जाए, ऑल ऑफ दी अबव। वैध प्रतिग्रहण करने के लिए क्रेता को माल का निरीक्षण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिख रहा है कि धारा 43 के अनुसार जब तक अन्यथा करार न हो, क्रेता अग्रहित माल को वापस करने के लिए आबद्ध नहीं है, आबद्ध है, स्वतंत्र है कि प्रतिबंधित। अन्यथा करार न हो, क्रेता अग्रहित माल को वापस करने के लिए आबद्ध नहीं है। कौन सी धारा है? 43। ये है आपका प्रश्न। नेक्स्ट, माल का परिधान लेने में उपेक्षा करने या लेने से इनकार करने के लिए क्रेता दायी है। उपेक्षा इनकार करने की स्थिति क्रेता दायी है। किस बात के लिए? कि ऐसी किसी हानि के लिए जो परिधान लेने में क्रेता द्वारा की गई उपेक्षा या इनकार से हुई है। माल की देख रेख और अभिरक्षा के युक्तियुक्त प्रभार के लिए भी उपयुक्त दोनों केवल क्या सही है? उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि एक तो उपेक्षा इनकार से जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, और अगर मान लीजिए ले नहीं रहे हैं तो उसको रखना पड़ रहा है कस्टडी में, तो उसकी देख रेख में जो खर्चा हो रहा है उसके दोनों के लिए। ये है आपका अगला प्रश्न कि माल का विक्रेता असंदिग्ध विक्रेता तब कहा जाता है जबकि पूरी कीमत संदिग्ध या निवेदित न की गई हो, विनिमय पत्र या अन्य परिक्राम में लिखित सशर्त समुदाय के रूप में प्राप्त हुआ हो। समुदाय नहीं, संदाय है, यहां गलत लिखा है। सशर्त संदाय के रूप में प्राप्त हुआ हो, और जिस व्यक्ति पर प्राप्त हुआ वह लिखित के अनादरण के कारण अन्यथा पूरा नहीं किया जा सका। ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त दोनों दशाओं में। ऑप्शन डी कहता है केवल बी। क्या सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, दोनों दशाओं में। क्यों? पहले तो ये बात बताई कहां गई है? असंदिग्ध विक्रेता यानी अनपेड सेलर को परिभाषित कहां किया गया है? तो सेक्शन 45 में, और यही परिभाषा ही है अनपेड सेलर। तरीके जो बात, इसीलिए ना जब मैं सारे प्रश्न सॉल्व कराता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बताऊंगा तो अगला प्रश्न वही आ जाए।
अनपेड सेलर को कहां डिफाइन किया गया है? अनपेड सेलर को 45 में 46 में नहीं दिया गया इसकी परिभाषा, ये था भी 2 में, बिल्कुल 45 में है अनपेड सेलर। नेक्स्ट है कि असंदत्त विक्रेता को अधिकार प्राप्त है क्या? धारणाधिकार, अभिवहन में रोकने का अधिकार, पुनर्विक्रय की ऑल ऑफ द अबव। असंदत्त विक्रेता के क्या अधिकार प्राप्त हैं? बिल्कुल तीनों होते हैं। धारणाधिकार अगर हाथ से निकल गया है तो अभिवहन में रोक सकता है और उसके बाद उसको सेल भी कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। असंदत्त विक्रेता यानी अनपेड सेलर के अधिकारों का वर्णन कौन सी धारा में है? परिभाषा 45 में थी, अधिकार 46, 45, 47, 48, कौन सी धारा में? 46 में। असंदत्त विक्रेता क्या है? 45, उसके अधिकार क्या होंगे? 46। नेक्स्ट है कि विक्रेता अपने धारणाधिकार का प्रयोग इस बात के होते हुए भी कर सकेगा कि उस पर कब्जा क्रेता के अभिकर्ता या उपनिहिती के रूप में। इस आशय का उपबंध है 47(1), 47(2), 47(3) की 46 में कहां लिखा है? ये बात 47(2) में लिखी गई है, 47(3) है ही नहीं उसमें। 47(1) में है धारणाधिकार के अधिकार का कब प्रयोग कर सकता है, 3 परिस्थितियों में, 2 में है ये वाली बात। ठीक है, धारणाधिकार का प्रयोग कब किया जा सकता है? तो 47(1) में ABC करके 3 कंडीशन। भागिक परिदान के संबंध में उपबंध हैं 45 में कि 46 में कि 47 में कि 48 में। भागिक परिदान का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागिक परिदान 48 में। भागिक परिदान का मतलब ये होता है कि एक तो मतलब ये होता है कि अगर इतना माल इनको देना है, ठीक है, और उसकी कीमत नहीं मिली है तो माल का भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन वो चाहें तो जितना पैसा मिला है उतने की डिलीवरी कर दें और शेष पर लियन का यूज करें। लेकिन दूसरी तरफ ये कि जो बायर है वो कुछ पैसे देके कुछ माल को लेने का हक नहीं रखता है। दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर बायर चाहे कि कुछ पैसा देके मैं कुछ माल ले लूं तो वो नहीं ले सकता, सेलर चाहे तो वो कुछ जितना पैसा मिल चुका है उस माल को वो दे सकता है। यही है रूल 48। कोई बात नहीं, पहली बार तुक्का तो गलत हो रहा है, अगली बार तो नहीं ना बात रहेगी। और सोचिए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से संबंधित मान लीजिए अगर इसमें सैकड़ों प्रश्न हों तो फिर उसके बाद दूसरी बार तीसरी बार भी गलत होने की हिम्मत है इसको? बिल्कुल नहीं। और बेयर एक्ट लेके अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। असंदत्त विक्रेता यदि माल का भागिक परिधान कर दिया तो शेष माल पर धारणाधिकार का प्रयोग, देखिए आ गया ना प्रश्न भाई, कर सकता है कि नहीं कर सकता कि तथ्य का प्रश्न है कि इसमें से कोई बात नहीं सही। का सही ऑप्शन क्या है? असंदत्त विक्रेता माल का भागिक परिधान कर देता तो भी शेष माल पर धारणाधिकार कर सकता है, लेकिन खरीदने वाला कुछ देके माल को, आधे माल को लेने का हक नहीं रखता। अभी मैं बता रहा था कहां नियम है, सेक्शन 48 में नियम भागिक परिधान। धारणाधिकार का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? जहां माल उधार न बेचा गया हो, उधार न बेचा गया हो, नगद बेचा गया हो लेकिन उसकी कीमत नहीं मिली। जहां की माल उधार बेचा गया था लेकिन वो उधार की अवधि समाप्त हो चुकी हो। और तीसरा है जहां क्रेता दिवालिया हो जाता है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कि लियन का प्रयोग कब कर सकता है? लियन का प्रयोग कब कर सकता है?
उपयुक्त सभी परिस्थितियों में कर सकता है। अभी मैंने बताया था कि सेक्शन 47 का क्लास नंबर 1 3 कंडीशन को बताता है, जिसमें जो सेलर है वो लियन का यूज कर सकता है। लियन का मतलब समझते हैं ना, अपने पास रखेंगे, हम माल देंगे नहीं जब तक कि हमारा पैसा दे नहीं दोगे, तो यही है लियन। धाराधिकार यानी धारण करने का अधिकार। धाराधिकार का आधार है स्वामित्व, कब्जा, दोनों, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, कब्जे से मतलब है जिसका वैलिड कब्जा है वो धाराधिकार रखता, वो मालिक है अथवा नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, धाराधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माल को धारण करना, कि माल पर कब्जा बनाए रखना, कि उपयुक्त दोनों, कि उपयुक्त से कोई नहीं। माल पर कब्जा बनाए रखना, धाराधिकार का क्या अर्थ है? माल पर कब्जा बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, अब बहुत कम प्रश्न बचे हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा, कि असंदत्त विक्रेता का धाराधिकार समाप्त हो जाता है जबकि वह क्रेता के पास भेजे जाने के प्रयोजन से माल को किसी वाहक या अन्य उपनेति को सुपुर्द कर देता है। दूसरी बात, क्रेता या उसके एजेंट द्वारा माल पर कब्जा कर लेने से। तीसरी बात, धाराधिकार का अभित्याग कर देने से। और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी तरीकों से धाराधिकार समाप्त हो जाता है। मतलब आप टर्मिनेशन ऑफ लियन कब होता है? टर्मिनेशन ऑफ लियन ये सेक्शन 49 का है, और ये बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव ही सही होगा कि धाराधिकार समाप्त हो जाता है जब वो किसी को दे देता है वाहक को ले जाने के लिए, या जिसको बेचा है उसी का कोई एजेंट आके माल पर कब्जा ले लेता है, चाहे धाराधिकार का जो हक है उसको छोड़ देता है, तो उन सभी तरीकों से धाराधिकार समाप्त हो जाता है। धाराधिकार का पर्यवसान नहीं हो सकता, अंशतः हो सकता है, 49 में वर्णित परिस्थितियों में हो सकता है, नहीं होगा। जस्ट इससे पहले हम लोगों ने यही बात की थी कि धारा 49 में परिस्थितियां बताई गई हैं जिन परिस्थितियों में लियन का टर्मिनेशन हो जाता है, और जस्ट पिछले वाले प्रश्न में आपने यही बात देखी। अभिवहन में रोकने के अधिकार को परिभाषित किया गया है 49 में कि 50 में कि 51 में कि 52 में? रास्ते में रोकना का अधिकार है ना, ट्रांजिट में ही माल को रोक देना, पैसा नहीं मिला है तो किस धारा में यह परिभाषित किया गया कि अभिवहन क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है ना, यही नहीं समझ में। अभिवहन का मतलब होता है रास्ते में, कब रास्ते में माना जाएगा? ये बात धारा 50 बताएगी कि माल कब रास्ते में है, ताकि रास्ते में है तो हम रुकवा देंगे, हमको पैसा नहीं मिला। नेक्स्ट, कि अभिवहन में माल कैसे रोका जाता है? माल पर वास्तविक कब्जा करके, जिस वाहक या उपनेति को कब्जे में माल है उसे अपने दावे की सूचना देकर, दोनों तरह से, केवल एक। कैसे रोका जाएगा माल? किसी भी तरीके से, मतलब चाहे वास्तविक कब्जा कर लीजिए और चाहे उसको सूचना दे दीजिए कि बेटा जो ले जा रहे थे ना वापस कर दो, लाओ मेरे पास लाओ, उसको पास नहीं ले जाने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि विवक्षित निबंधनों एवं शर्तों का अपवर्जन हो सकता है 60 के अनुसार, 63 के अनुसार, 62 के अनुसार, के उपयुक्त सभी के अनुसार। विवक्षित निबंधनों एवं शर्तों का अपवर्जन हो सकता है धारा 62 के अनुसार कि धारा 63 के अनुसार, 62 के अनुसार। अब आज का लास्ट प्रश्न रहेगा हम लोगों का, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, कि यदि विक्रेता अपदिष्ट बोली का उपयोग कीमत बढ़ाने के लिए करता है तो विक्रय क्रेता के विकल्प पर मान्य होगा कि शून्य होगा, कि अवैध होगा, कि शून्य करणीय होगा? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य करणीय होगा। सेक्शन 64 इसके बारे में बताता है, उसको आप पढ़ेंगे ना, नीलाम द्वारा विक्रय, तो नीलाम द्वारा विक्रय से संबंधित ये मामला है। ठीक है।
तो ये आज के सेशन की बात रही और हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि आप यहीं मत रहने दीजिएगा, आप इसको स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखिएगा। मैं सारे सब्जेक्ट करा दूंगा और दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इन सारे प्रश्नों को, सारे सब्जेक्ट के प्रश्नों को अगर 1 2 बार 3 बार सॉल्व किया तो आपको ये बहुत फायदा करेगा। 50% से ज्यादा प्रश्न, 60% तक क्वेश्चन कम से कम हर परीक्षा में सीधे सीधे आपकी परीक्षा में फंस जाएंगे, सीधे सीधे फंसेंगे। और बाकी अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप पढ़ते जाते हैं तो ज्यादा प्रश्न हो सकते हैं। तो एक सेकंड, पता नहीं क्या खुल रहा है सब। मैं बता दूं कि अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन का अगर आज 12 बजे से पहले लिया जाता है तो 20% का डिस्काउंट चल रहा है। कोड बस आपको यूज करना होगा रॉय लॉ 10, रॉय लॉ 10। अगर इस कोड का प्रयोग किया जाएगा तो आपको, गुड नाइट दिनेश, बिल्कुल यही काम कर रहा हूं मैं भीम, दिनेश। हाँ बेटा, तो हम यही करवा ही रहे हैं ना, हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए और आप लोगों का सही तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको इसी से फंस जाए। ठीक है, चलिए, ये अनअकैडमी मैंने अभी बता रहा था कि 20% का डिस्काउंट चल रहा है 16 से 21 तक। कोड आपको मैं जस्ट बता देता हूं कि क्या यूज करना है। और ये फ्री ऑल इंडिया जुडिशियरी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। 100% स्कॉलरशिप मिलेगी 5 मार्च को 12 बजे। इसको करना है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उसको आप स्कैन करके आप इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि सफलता 4.0 बैच भी शुरू हो रहा है। तो इस 4.0 सफलता के बैच में भी आप 12 महीने की ड्यूरेशन है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और लिंकिंग बैच भी राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए और गुजरात जुडिशियल सर्विस के लिए शुरू हो रहा है और इसकी 6 महीनों की ड्यूरेशन है। 36,736 रुपए इसकी प्राइस है। रिवीजन बैच भी उत्तर प्रदेश मेंस के एग्जाम के लिए चल रहा है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीनों का बैच है और इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है जो आपको चाहिए। मेंस की टेस्ट सीरीज भी पंजाब जुडिशियल सर्विस के लिए चल रही है, मेंस की टेस्ट सीरीज यूपी जुडिशियल सर्विस के लिए चल रही है। और आपको कुछ भी करना है तो आपको ये कोड जरूर याद रखना है, रॉय लॉ 10। ये कोड याद करने से ही आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आज बता दूं, आज रात 12 बजे से पहले यानी 21 तारीख को, अगर आज आप 21 फरवरी को देख रहे हैं 2023, तो आज रात 12 बजे से पहले 20% डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद ये कोड यूज करेंगे तो सिर्फ 10% ही डिस्काउंट मिल पाएगा। चलिए, थैंक यू, आप सभी का थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और सब्जेक्ट के साथ, तो अच्छे से मुलाकात होगी। हो सकता है कि वो थोड़ा बड़ा एक्ट हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।